हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए द लव ऑफ माफियाज़ का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको किसी को ये स्टोरी है जो वो अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने देखा मेरी वीडियो पे बहुत कम लाइक है, बल्कि लाइक है ही नहीं, सिर्फ 4-5 है लाइक है। और मुझे नहीं लगता ये स्टोरी किसी को अच्छी लग रही है। अगर आप में से किसी को स्टोरी अच्छी नहीं लग रही तो प्लीज़ आप बता दो, मैं स्टोरी नहीं बनाऊँगी। आपको अगर प्लीज़ कमेंट में ही बता दो अगर आप लोग को अच्छी नहीं लग रही है तो। और अगर अच्छी लगे तब भी प्लीज़ कमेंट में बता दो, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मुझे स्टोरी आगे बनानी चाहिए या फिर नहीं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईपू जो मतलब था वो शाहजहान के घर पे रुका हुआ था, और शाहजहान ने कहा था कि वो नेक्स्ट डे उसके ग्रैंड माँ से मिलने जाएगा। तो हम देखते हैं ये वाले पार्ट में क्या होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब ईपू और शाहजहान थे, जो कि वांग ईबू मतलब लान ईबू के घर के सामने खड़े हुए थे। वो घर बहुत देखने में छोटा था, लेकिन इतना ठीक था कि मतलब वहाँ पे 2 लोग आराम से रह सकते थे। तो ईबू जो था वो अपना छोटा सा घर देख के थोड़ा मतलब परेशान थे कि शाहजहान जो इतने बड़े घर का है वो कैसे मतलब यहाँ पे आने में कंफर्टेबल फील करेगा या नहीं, उसे कैसा लगेगा, उसे घर देख के कैसा लग रहा होगा अभी, वो ये सब कुछ सोचा था। लेकिन वो शाहजहान से डरा हुआ भी था, क्योंकि आप लोगों को पता है शाहजहान एक माफिया है, ईबू ये चीज़ देख चुका है। उसे डर है कि कहीं शाहजहान उसे या उसकी ग्रैंडमा को कुछ कर ना दे। तभी शाहजहान कहता है कि अब हम अंदर चलें। तो ईबू कहता है, ईबू जो कि शाहजहान की साइड देखता है और धीरे से ने सर नॉड करता है और शाहजहान को लेकर के अंदर जाने लगता है। ग्रैंडमा जो कि ईबू का ही वेट कर रही थी, जैसे ही वो देखते हैं कि ईबू और उसके साथ कोई आ रहा है तो फटेक मतलब जल्दी से भाग के जाते हैं और ईबू को टाइटली हग करते हैं और कहते हैं, बोबो मेरे बच्चा तुम ठीक तो ना। वो ईबू को हर तरफ से देख रही थी। ईबू का जो फेस था वो अपने हाथों में लेकर के उसे हर जगह पे चेक कर रही थी, उसका पूरी बॉडी को चेक कर रही थी कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है या फिर कुछ हुआ तो नहीं है, ईबू ठीक तो है। तो ईबू कहता है ग्रैंड माँ। वो ईबू मतलब जो ग्रैंड माँ के हाथ थे उनको पकड़ता है हैंड्स को और कहते हैं ग्रैंड माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे लिए इतना वरिड मत हो, आप मेरे लिए इतना परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो मैं बिल्कुल एकदम हेल्दी खड़ा हूँ आपके सामने, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा यूबू को देख कर के एक रिलीफ भरी शाय ले करती हैं और कहती हैं चलो ठीक है तुम ठीक हो ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी तुम्हें घर पे ना पा करके। तुम्हें जब तुम पूरी रात घर नहीं आए ना तब आए थे ना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। यूबू कहते हैं ग्रैंडमा आप डर क्यों जाते हो, मैंने बोला ना मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ मेरा बोबो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कह करके वो ईबू के फॉरहेड को मतलब पेट कर रही होती हैं। और जो ये मतलब जब ग्रैंडमा देखती हैं यीबू के पीछे कोई खड़ा है तो वो देखती हैं क्या यही है वो। तो यीबू कहते हैं हाँ यही है वो जिनसे मैं प्यार करता हूँ। यीबू ऐसा अटक अटक के कह रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शाहजहान से प्यार नहीं करता था, वो झूठ कह रहा था, वो अपनी ग्रैंडमा से झूठ नहीं कह पा रहा था। वहीं तो ग्रैंडमा होती हैं वो शाहजहान की साइड जाती हैं और कहती हैं आओ अंदर आओ बेटा अब तुम अंदर आके बैठो। ऐसे कह करके वो शाहजहान को एक काउच पे बिठाती हैं जो कि बहुत छोटा था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ग्रैंडमा कहती है यीबू तुम भी बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ टी या स्नैक्स वगैरह लेकर के आती हूँ। तो ईबू कहते हैं ग्रैंड माँ मैं हूँ ना, आप क्यों इतना काम करोगे, आप बैठो मैं लेके आता हूँ। ऐसे कह करके ईबू ग्रैंड माँ को वहाँ पे बिठाता है और वो किचन में चला जाता है। वहीं लिविंग रूम में जो ग्रैंड माँ और शाहजहान थे वो लोग बात करना शुरू करते हैं। तो ग्रैंड माँ कहती हैं क्या तुम सच में मेरे बच्चे से प्यार करती हो? क्योंकि ग्रैंड माँ जो थी वो शाहजहान को देख के समझ आती है कि इंसान मतलब किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, थोड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि शाहजहान ने जिस तरीके के कपड़े पहन रखे थे वो नॉर्मल इंसान तो पहन ही नहीं सकता, वो कपड़े बहुत महंगे दिख रहे थे, देखने में ही पता चल रहा था कि वो कपड़े बहुत महंगे होंगे। तो जो ग्रैंडमा होती हैं वो मतलब थोड़ी अनश्योर थी, क्योंकि इतना रिच पर्सन, इतना जो अच्छी फैमिली से आता है वो एक नॉर्मल फैमिली की लड़की ओमेगा से क्यों ही प्यार करेगा, उसे क्या ही दिखेगा एक नॉर्मल क्लास के ओमेगा में। क्योंकि हर एक रिच फैमिली अपने मतलब लोग अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पर्सन को पसंद करते हैं। जैसे कि रिच फैमिली है तो रिच फैमिली में ही शादी करवाएगी, और नॉर्मल फैमिली में ही शादी करवाती है, रिच में नहीं करवाती। हर कोई अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये सोच के ग्रैंडमा थोड़ी अनश्योर थी कि सच में इंसान मतलब ईबू से प्यार करता है या फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है या कोई और बात है। तो शाहजहान कहता है कोल्ड वॉइस में, शाहजहान एक कोल्ड पर्सन है तो उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। तो वो कहता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। तो ग्रैंडमा जो होती हैं वो शाहजहान से कहते हैं प्लीज़ मेरे बच्चे का, मेरे बोबो का ध्यान रखना, वो बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, वो अगर उसके साथ भी कोई बुरा करता है वो उस इंसान के साथ भी अच्छा ही करने की कोशिश करता है, हर किसी का अच्छा सोचता है, हर किसी का भला करता है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, वो बहुत मासूम है, वो इस दुनिया में बहुत मासूम है, उसका कोई नहीं है, उसकी सिर्फ मैं ही हूँ, उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। तो शाहजहान कहता है हाँ मैं उसका ध्यान रखूँगा, आप परेशान ना हो। तो ग्रैंडमा कहती हैं चलो अब ठीक है, अब मैं एटलीस्ट शांति से मतलब मर सकती हूँ, मुझे किसी बात की मतलब
मैं वरिड नहीं रहूँगी कि मेरे बाद ईबू का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। तो शाहजहान कहता है आप टेंशन मत, आप परेशान मत होइए, वरिड मत होइए, मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊँगा और आप ईबू के साथ हमेशा रहेंगी। वहाँ पे एक आवाज़ आती है, ग्रैंडमा ले लीजिए आप सभी के लिए टी। ऐसे कह कि ईबू जो था वो सभी को टी देता है, मतलब ग्रैंडमा को, शाहजहान को टी देता है और उनको स्नैक्स देता है। तो ग्रैंडमा जो थी वो ईबू को अपने पास बिठाती है और कहती है बेटा क्या तुम ठीक हो ना, मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो ना। तो ईबू कहते हैं हाँ ग्रैंडमा मैं तैयार हूँ। तो शाहजहान जो था वो देखता है, तो ईबू कहता है ग्रैंडमा से, ग्रैंडमा क्या आपने अपनी दवा खाई? तो ग्रैंडमा कहती है हाँ मैंने अपनी दवा खाई थी, ईबू का टाइम से खाई थी। तो ग्रैंडमा जो होती है वो कहती है हाँ ईबू वो मैंने टाइम से खाई थी। ईबू जो कि ग्रैंडमा से दूर होता है और कहता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो ग्रैंडमा कहती नहीं नहीं वो मैंने सच में टाइम से दवा खाई थी। ईबू कहते हैं मैं अभी आपकी दवा चेक करके आ रहा हूँ, आपने अपनी मेडिसिन टाइम से नहीं लिया, आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। तो ग्रैंडमा थोड़ी डर जाती है क्योंकि उन्हें पता था अब ईबू ने बहुत डांटने वाला है। तो ग्रैंडमा कहती नहीं नहीं वो मैंने सच में खाई थी, वो एक्स्ट्रा थी, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। ईबू ने कहा ग्रैंडमा आपको लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी हर दवा का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ, आप मुझसे भी झूठ बोलने लगे हो अब। तो ग्रैंडमा कहती हैं अच्छा वो तुम घर नहीं आए थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा वरिड हो गई थी, इसलिए मेरे ध्यान मतलब दिमाग से निकल गया था कि मुझे मेडिसिन भी लेनी है। तो ईबू कहते हैं बस बस ग्रैंडमा आपके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, आप वैसे भी दवा खाना पसंद नहीं करते, आपको तो बहुत अच्छा बहाना मिल गया अब। तो ग्रैंडमा कहती नहीं नहीं वो मैं बहाना नहीं दे रही, मैं सच में भूल गई थी। तो ग्रैंडमा जो होते हैं वो देखते हैं कि वो अब सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, वो उनकी बात नहीं मानने वाला, वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो ग्रैंडमा अपने मतलब कानों को पकड़ती हैं और एक क्यूट सा फेस बनाती हैं और ईबू के सामने मतलब ले जाके अपना फेस कहती हैं वो प्लीज़ अपनी ग्रैंडमा को माफ़ कर दो, क्या तुम अपनी ग्रैंडमा से नाराज़ रहने वाले हो, क्या तुम अपनी ग्रैंडमा से बात नहीं करोगे? अब तो तुम शादी करके ग्रैंडमा से दूर हो जाओगे, तुम्हें ग्रैंडमा की याद भी नहीं आएगी, अब तो तुम तुम्हारे अल्फ़ा के साथ हैप्पी रहोगे ना, तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा की कहीं परवाह होगी। तुम तो ग्रैंडमा से नाराज़ होना चाहते हो ताकि तुम ग्रैंडमा को छोड़ के चले जाओ। तो वो कहते ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी बोलते हो, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा, मैं आपसे हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा और आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आपको मैं दूर नहीं रखूँगा, आपको अपने साथ रखूँगा, आप परेशान ना हो, मैं जिस जहाँ पे रहूँगा ना मैं आपको भी वहीं पे रखूँगा, ठीक है ना। ऐसा कह के ईबू को अपनी ग्रैंडमा जो मतलब ग्रैंडमा को होता है अपने हग करता है प्यार से एकदम टाइटली और कहता है प्लीज़ ग्रैंडमा ऐसा मत बोलना, आप मुझसे दूर कभी नहीं जाओगे, ओके। तभी ग्रैंडमा स्माइल करती है और ईबू को हग बैक करती है और कहती है मुझे पता है मेरा बब्बू मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे वो खुद से दूर नहीं करेगा, मुझे वो कभी भी खुद से दूर नहीं करेगा, मुझे पता है। तो ईबू कहता है हाँ। तो तभी उन लोगों को आवाज़ आती है, तो वो शाहजहान की थी, शाहजहान कहता है मेरा टाइम हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ईबू तो ईबू जो होता है वो शाहजहान के साइड देखता है, वो कहता है। तो शाहजहान कहता है मैं अपना ड्राइवर तुम्हारे पास मतलब ड्राइवर को भेजूँगा, तुम ग्रैंडमा को लेकर के इवनिंग में अपने साथ आ जाना शाह मैंशन। तो ईबू कहता है ठीक है। तो शाहजहान जो होते हैं वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ईबू जो कि ग्रैंडमा की साइड देखता है, ग्रैंडमा जो कि ईबू का हाथ लेकर के अपने हाथों में कहते हैं ईबू क्या तुम सच में उस अल्फ़ा से प्यार करती हो ना, तुम वहाँ पे मतलब सच में वहाँ पे खुश रहोगे ना, वहाँ के लोग कैसे हैं? ईबू कहता है वो लोग बहुत अच्छे हैं ग्रैंडमा, मेरा बहुत ध्यान रखेंगे, आप परेशान ना हो, आप वरीड मत हो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा और मैं सच में उस अल्फ़ा से प्यार करता हूँ। ऐसा ईबू कहता है इधर उधर देखते हुए। ग्रैंडमा शाय करती हैं, वो कहती हैं ठीक है अपना ध्यान रखना। तो ईबू कहता है चलो ग्रैंडमा अब जल्दी से आप दवा खाओ और मैं अभी जा रहा हूँ सोंगजांग काका से मिलने क्लिनिक पे, आप अपना ध्यान रखना ठीक है। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ हाँ जल्दी जाओ उससे मिल लो जाके, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरिड था। तो ईबू कहता है हाँ हाँ ग्रैंडमा मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं आता हूँ ठीक है। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ ठीक है। वो ईबू के बालों को सहलाती है और ईबू जो होता है ग्रैंडमा को एक मतलब चिक पे किस करके वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंडमा जो कि पीछे से स्माइल करती रहती है, कहते हैं ये कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे कह करके वो अपना मतलब जो था ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ईबू जो कि क्लिनिक पे पहुंच चुका था, वो क्लिनिक में देख रहा था, वो जाता है अंदर और देखता है कि सोंगजांग जो कि अपने क्लिनिक जो है वो साफ़ वाफ़ कर रहा है, मतलब सामानों को लगा रहा है टाइम से, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है वो पेशेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ईबू जाता है और सोंगजांग को बैक हग करता है, तो सोंगजांग पहले तो डर जाता है कि कौन आ गया, फिर जब वो देख मतलब स्मेल जब करता है, जब मतलब फ्रेगरेंस को जब स्मेल करता है तो उसे पता चल जाता है, क्योंकि फ्रेगरेंस वो थी जो वो हमेशा डेली लेता है और ये किसी और की नहीं वांग ईबू की थी, मतलब लान ईबू की थी। तो यार मैं बार बार वांग ईबू कह रही हूँ, अभी ईबू लान है तो लान ईबू, तो लान ईबू की स्मेल थी। तो ये मतलब सोंगजांग कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम वापस आ गए। ऐसे करके वो फटेक मतलब जल्दी से मुड़ता है पीछे और ईबू को देखता है, वो ईबू को सर से लेके पैर तक अच्छे से नीचे देखता है, कहता है तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ थे, मैं और ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा वरिड थे तुम्हारे लिए। तो ईबू कहता है वो मैं ना मतलब फिर वो ईबू जो था वो कहता है कि मैंने ना शादी कर ली। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ मतलब सोंगजांग कहता है हाँ मुझे ग्रैंडमा ने बताया कि तुमने शादी कर ली। और किससे किया तुमने शादी? तो ईबू बताया था शाहजहान से। तो मतलब सोंगजांग जो था वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शाह फैमिली को कौन नहीं जाता, शाह फैमिली जो है मतलब बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है, मतलब पूरी चाइना की टॉप बिजनेस
फैमिलीज़ में से एक है। तो मतलब सॉन्ग कहता है क्या तुमने उससे शादी की और तुम उसे मिले कहाँ पे? वो थोड़ा शॉकिंगली पूछता है। तो ये वो कहता है बहुत लंबी कहानी है। तो सॉन्ग कहता है मुझे बताओ, सब कुछ बताओ। ये पूछो कि सॉन्ग को हर बात बताता है, अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। वो सॉन्ग को सारी बातें बता देता है, जो भी उसके साथ रात को हुआ था और फिर जो जो मतलब हुआ था सब कुछ बता देता है। तो सॉन्ग कहता है क्या, और उसने तुम्हें 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों मतलब साइन करने के लिए क्यों बोला? उसने तुमसे 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? फिर वो कहता है मुझे भी नहीं पता, पर सही है ना, अगर ग्रैंडमा ठीक हो जाती हैं और बस 1 साल की तो बात है, मैं 1 साल तक तो हैंडल कर ही सकता हूँ अपनी ग्रैंडमा के लिए। मेरी ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो सॉन्ग जो था वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, ठीक है ना? तो ये वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी जांग का बेस्ट है, वो मेरा हमेशा ध्यान रखेंगे और मुझे कोई भी अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम में होऊंगा तो मुझे सेव करेंगे। तो सॉन्ग कहता है हाँ। तभी उनको एक आवाज़ आती है, मतलब कुछ लोग के आने की अंदर क्लिनिक में। तो वो लोग मुड़ के देखते हैं, वहाँ पे 4-5 गार्ड्स और उनके साथ वांग हाओशेन आ रहा था। ये वो जो कि डर जाता है वांग हाओशेन को देखकर, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उस रात को उसने वांग हाओशेन को शाओजहान के साथ देखा था। उसे वांग हाओशेन का भी नाम नहीं पता है। तो ये वो डर जाता है, कहता है ये गग्गा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे कह वो सॉन्ग के पीछे डर जाता है। तो सॉन्ग कहता है क्या हुआ, ये तुम इसे जानते हो? ये कहता है हाँ ये शाहजहां के साथ था। तो मतलब सॉन्ग कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे पीछे रहो, मैं देखता हूँ। तो शाहजहां मतलब जो सॉन्ग था वो वांग हाओशेन को देखता है और फिर उससे याद आता है कि हाँ यही वो अल्फ़ा था जिसका उसने ट्रीट किया था, वाउंड को मतलब इंजरी को ट्रीट किया था, तो वही है। तो वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये वो कहते हैं क्या तुम इन्हें जानते हो पीछे से? तो सॉन्ग कहता है हाँ ये इसको मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। ऐसे कहकर ये वो हिबू को कहते हैं तुम यहाँ पे बैठो मैं भी आता हूँ। ऐसे कहकर वो हाउशन के पास जाता है और हाउशन कहता है एक सेकेंड, वो ओमेगा तो वही ओमेगा है ना? तो कहता है और तुम दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी, 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बात है? तो वो कहता है इसे तुम्हारा क्या लेना देना? वो कहता है तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो मेरा बॉस है, अगर मुझे लेना देना होगा तो किसको लेना देना होगा, तुम बताओ तुम लोग क्या बात कर रहे थे अभी? तो ये वो कहता है तो तुम उनके फ्रेंड हो ना, तुम उनके मतलब उनके लिए काम करते हो तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें नहीं पता हो? तो हाउशन कहता है मुझे नहीं पता, अब तुम बताओ। तो ये जो था फिर शाय करता है, फिर मतलब हाउशन को सारी बात बताते हैं कि शाहजहां ने उसके साथ 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया वगैरह वगैरह। तो हाउशन कहता है क्या, शाहजहां ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया और उसने 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है? इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर वो कहता है अब तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हाउशन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारे जंगगा के लिए आया हूँ। तो ये वो कहते हैं क्या तुम जंगगा को कैसे जानते हो? तो हाउशन कहते हैं बहुत लंबी कहानी है, तुम उसके बारे में छोड़ो, तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपने ग्रैंडमा के पास जाओ। तो ये वो कहते हैं तुम्हें मेरी ग्रैंडमा के बारे में कैसे पता? तो हाउशन कहता है मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, अब तुम जाओ अपने घर पर। ये वो जो कि जांग की साइड देखता है, सॉन्ग जांग की साइड, वो कहते हैं नहीं मैं मेरे जंगगा को तुम्हारे पास अकेला नहीं छोड़ जाऊँगा, पता नहीं तुम मेरे जंगगा को क्या कर दो। तो हाउशन कहता है डोंट वरी, तुम्हारी जंगलों को मैं कुछ नहीं करूँगा, आफ्टर ऑल वो होने वाली मेरी सोन टू बी हस्बैंड जो है। तो ये वो कहते हैं क्या तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकते हैं, नहीं तुम जंगल के हस्बैंड नहीं हो सकते, सोन टू बी हस्बैंड। वो सॉन्ग जंग की साइड देखता है, सॉन्ग जंग कहते हैं बकवास कर रहा है, इसको छोड़ो तुम। ये वो तुम जाओ ग्रैंडमा का ध्यान रखो, मैं देखता हूँ। तो ये वो कहते पर हाँ सॉन्ग जंग कहता है ये वो मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तो वो कहता हाँ हाँ करता हूँ, आप मेरे जंग हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो हाँ सॉन्ग जंग कहता है तो फिर जाओ तुम और जाओ ग्रैंडमा का ध्यान रखो, मैं देखता हूँ इसका क्या करना है। तो ये वो कहता है ठीक है। ये वो ऐसे कह के वहाँ से क्लिनिक से निकल जाता है। तो हाउशन अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और उनको बाहर जाने के लिए बोलता है कि तुम क्लिनिक से बाहर जाओ, मुझे यहाँ पे अकेले बात करने से जानती हो। तो जो गार्ड थे वहाँ से चले जाते हैं। तो समझा कहता है तुम यहाँ क्यों आए, मैंने बोला था ना मैंने मतलब इंजरी को ऑलरेडी ट्रीट कर दिया, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो हाउशन कहता है मुझे अपने इस मतलब बैंडेज को दोबारा से मतलब अपने इंजरी को बैंडेज करवाना था दोबारा से। तो मतलब सॉन्गजंग कहता है तुम तो ये किसी भी हॉस्पिटल में जाकर करवा सकते यहीं पे क्यों? तो मतलब हाउशन कहता है कि तुम मेरे डॉक्टर हो तो तुम ही मेरा इलाज करोगे, अब चुपचाप से मेरे इसको बैंडेज करो इस इंजरी को। तो सॉन्गजंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मैंने कहा ना यहाँ से निकलो बाहर, तुम यहाँ ये जाकर ही कहीं पे भी करवा सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। तो हाउशन कहता है मैंने बोला ना इसको ट्रीट करो। तो सॉन्गजंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वो शाय करता है, उसको बिठाता है और जल्दी से मतलब उसकी बैंडेज करना स्टार्ट कर देता है और जानबूझ के ना उसकी मतलब इंजरी को ना दबा रहा था, प्रेस कर रहा था जिससे उसको दर्द हो। हाउशन जो कि शांति से बैठा हुआ था क्योंकि उसे दिखाना था कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई उसके इतना दर्द हो रहा था ना सॉन्गजंग की वजह से, क्योंकि सॉन्गजंग उसको जानबूझ के इतना ज़्यादा प्रेस कर करके उसकी इंजरी पे मतलब कर रहा होता है जिससे कि उसका घाव भी बढ़ने लगता है। लेकिन मजा आ लिया हाउशन ने कुछ मतलब आवाज़ भी निकाली हो। तो सॉन्गजंग जो करता है ट्राई करता है, कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, अपने मन में सोचता है और कहता है ऐसे करूँगा तो इसकी इंजरी और बढ़ जाएगी और मेरे लिए परेशानी होगी, मेरे पास ही बार बार आएगा, ऐसे करके सोच करके वो उसको मतलब इंजरी को ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, उसको बैंडेज करना शुरू कर देता है। तो कहता है
कि हो गया। तो हाउशन कहते हैं दैट्स गुड। ऐसे कह करके वो मतलब सॉन्गजांग को खींचता है और उसे अपनी लैप पे बैठा लेता है। एकदम सॉन्गजांग जो था ना एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसकी शॉकिंगली ना उसके शॉक में ना आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वो कहती ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे मुझे उठने दो। ऐसे करके वो उठने की कोशिश करता है और मतलब लेकिन जो हाउशन था ना उसने उसकी वेस्ट को बहुत टाइटली पकड़ा होता है। वो कहता है नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम हो कि तुम इधर उधर भागते रहते हो, तुम मुझसे पहले बात करोगे उसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो हाउस मतलब सॉन्गजांग कहता है मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। ऐसे करके वो मतलब हिलता है, मतलब निकलने की कोशिश करता है उसकी लैब से, लेकिन उठने की कोशिश करता है, लेकिन हाउशन जो था उसने इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि वो उठ ही नहीं पाया था। तो सॉन्गजांग जो था वो शाय करता है, कहते क्या है बोलो। तो हाउशन कहता है मैंने बोला ना तुम मेरे सोन टू भी हस्बैंड हो, दैट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है, इतना तुम शाय फील क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसा बोलता है। तो सॉन्गजांग कहता है किसने कहा, मैं शाय फील नहीं कर रहा, मैं क्यों शाय फील करूँगा, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं शाय फील नहीं कर रहा। ऐसे क्या करके वो बोल रहा होता है, वो अटक अटक के बोल रहा होता है क्योंकि सच में तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, उसका फेस होता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया होता है। तो हाउशन जो होता है उसके कान पकड़ के कहते हैं तो फिर तुम्हारी जो ईयर्स है इतने ज़्यादा रेड क्यों है। तो सॉन्गजांग कहता है मेरी ईयर्स रेड नहीं है। हाउशन जब देखता है कि ये सॉन्गजांग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे छोड़ देता है। सॉन्गजांग जो कि फिर जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता है मेरी क्लिनिक से बाहर निकलो। तो हाउशन कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। ऐसे करके उसे परेशान करने लगता है सॉन्गजांग, जो कि उसे इग्नोर करके अपना ऑफिस का काम करने लगता है, मतलब जो था सामान वामान लगाना, जो भी मेडिकल सामान था वो सब अपना सेट करने लगता है। वहाँ पे एक पेशेंट आ जाता है तो सॉन्गजांग जो था उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए चला जाता है। वहीं हाउशन जो कि उसे पूरे टाइम परेशान कर रहा था। अब हम देखते हैं इवनिंग के टाइम पे यीबू के घर पे, वहाँ पे एक ड्राइवर आता है, वो कि मतलब ड्राइवर आता है, यीबू उस ड्राइवर को देखता है, कहते हैं क्या तुम्हें मास्टर मतलब शाहजहां ने भेजा है। तो वो कहता है हाँ मुझे शाहजहां मास्टर शाहजहां ने भेजा है, तो आप चलिए आपको और ग्रैंड माँ को शाह मेंशन लेके जाना है। तो ये भी कहते हैं 2 सेकंड रुको मैं अपनी ग्रैंड माँ को लेके आता हूँ। ऐसे करके ये वो अंदर जाता है अपनी ग्रैंड माँ को लेके आता है। अब वो लोग जो थे वो शाह मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ 1 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग शाओ मैंशन पे थे। तो ईबू जो था वो थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ को अंदर कैसे लेके जाएगा। वहीं ग्रैंड माँ जो कि इतना बड़ा मैंशन देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि हाँ, क्योंकि हाँ वो मैंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था, उनका पूरा सिटी जो है ना उतना बड़ा था उनका ये मैंशन था। तो ईबू जो था ना थोड़ा डर जाता है और मतलब थोड़ा घबरा करके कहता है ग्रैंड माँ अंदर चले। थोड़ा ईबू जो था ना मतलब थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था, क्योंकि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो और उससे काफ़ी बड़ी जगह पर पहुँचो तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो ये वो भी वैसे फील कर रहा था। यीबू जब मेंशन में अंदर एंटर करता है तो मैडम चाओ जो कि यीबू का ही वेट कर रही थी, मैडम यो, तो यीबू का ही वेट कर रही थी। जैसे ही वो देखते हैं कि यीबू अपनी ग्रैंडमा के साथ आ रही, मैडम जो यो थी ना वो भाग करके जाती है और यीबू को टाइटली हक करती है, कहती है वो तुम आ गए। यीबू को कहती है प्यार से, मतलब उसके फर पे किस करती है और कहते हैं चलो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। फिर वो मिसेस लैन की तरफ यानी कि ग्रैंडमा की तरफ देखती है और कहती है क्या ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। तो ये कहता है हाँ ये मेरी ग्रैंडमा है। तो मैडम ये जो होती है वो ग्रैंडमा को ग्रीट करती है 90 डिग्री वो करके। ग्रैंडमा जो कि मतलब बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज हैं, फिर भी वो अपने वेल मैनर्डली मतलब हीबू की ग्रैंडमा को यानी कि ग्रैंडमा को कितना अच्छे से मतलब ग्रीट कर रही हैं वेल मैनर्डली। वो चीज़ देख करके खुश होते हैं कि मतलब इन लोगों में कोई अहंकार वगैरह नहीं है, लोग तो अच्छे हैं, ऐसा देख करके उनको लगता है मैडम यू को देख करके। तभी वहाँ पे मिस्टर शाह भी आ जाते हैं। जब वो देखते हैं मतलब कि मैडम यू जो है वो किसी को ग्रीट कर रही हैं तो वो कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि ये मतलब जो है ये बुक की ग्रैंड माँ है। तो मिस्टर शाह जो होते हैं वो भी ग्रैंड माँ को ग्रीट करते हैं और वहाँ पे फिर शाह यानी शाह ताओचे और शाह फैंचिंग भी आ जाते हैं। फिर जब वो लोग देखते हैं यीबू आ चुका है वो लोग बड़ी खुशी से यीबू को टाइटली हग करते हैं। और मतलब शाह ताओचेंग वो तो थोड़ा अलग ही खड़ा था और शाह यानली भी खड़ी थी शांति से, लेकिन शाह फैंचिंग भाग करके आता है, यीबू को टाइटली हग करता है। वो कहता है वो तुम आ गए, मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, तुम्हें तो आफ्टरनून में ही आ जाना चाहिए था। तो यीबू कहते तुम कॉलेज नहीं गए थे। तो फैंचिंग कहते गया था पर हाफ डे पे आ गया। तो यीबू कहते क्या तुम हाफ डे पे आ गए, पर क्यों, क्या तुम्हारे कॉलेज का मतलब आगे की क्लासेस नहीं थी। तो फैंचिंग कहते हैं कौन सारी क्लासेस लेता है, ऐसा वो कह ही रहा होता था। फिर मैडम ये चिल्ला के कहते हैं फैंचिंग तुमने फिर से अपनी क्लासेस बंक कर दी, दैट्स इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। ही वो जैसे हंसी आ रही थी क्योंकि फेंसिंग को डांट पड़ी थी, पर फेंसिंग उसमें मजा आ रहा, कोई फ़र्क पड़ रहा हो, वो तो एकदम के फिर कि हाँ हाँ आपको चिल्लाना आप चिल्लाते रहो, ऐसे कह के मतलब आराम से दीपू से बातें कर रहा। तो मैडम यू को बहुत गुस्सा आ जाती है, वो कहते हैं फेंसिंग ऐसे करके वो मतलब जो फेंसिंग की आती हैं पास में और उसके कान पकड़ खींचते हैं, कहते सॉरी मॉम, मैं नेक्स्ट टाइम मैं पक्का नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास को बंक नहीं करूँगा। तो मैडम कहती वेल वेरी गुड, अच्छी बात है, तुम्हें इनके पास समझ में आ गई, नहीं तो फिर ये तो बस मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पनिशमेंट्स मिला करेंगे। फंचिंग कहता है ठीक है माँ मैं चला जाऊँगा। ऐसे करके वो शांति से थोड़ा दूर हट जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो मैडम यू के पास थोड़ी देर और खड़ा रहा ना तो मैडम यू उसका
मतलब उसको अच्छे से पनिश कर देंगे, उसका कहीं उसको ग्राउंड ना कर दिया जाए, कहीं उससे उसके गैजेट्स वगैरह ना ले लिए जाए, उसके वीडियो गेम्स, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा। तो ये मतलब ये वो जो होता है उसे ये सब देख करके हंसी आ रही थी, और ग्रैंड माँ को भी ये सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। कैसे फेंसिंग पे डांट वांट पड़ रही है, कैसे मतलब फैमिली जो है सारी की सारी हंस रहे हैं, चाओ जाओ चैंग और शाओ यानली, शाओ फेंगमियान, वो सब कितना हंस रहे हैं, और मैडम यू कितना गुस्सा कर रही हैं, फेंसिंग कितना डर रहा है। ये थोड़ा मतलब एक नॉर्मल फैमिली वाला जो था ना वैसा एनवायरनमेंट था। तो ये चीज़ देख करके ग्रैंड माँ थोड़ी खुश थी कि चलो ये वो एक अच्छी फैमिली में जा रहा है और ये वो यहाँ पे खुशी रहेगा, उन्हें देख करके लगता है, वो देख के ऐसा थोड़ा हैप्पी फील कर रहे होते हैं। तो ईबू कहता है, तो सभी का ध्यान फिर ईबू पे जाता है और ग्रैंड माँ पे जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है। तो वो कहता है, तो मिस्टर शाह कहता है आइए मिस्टर सैन आइए आप यहाँ के बैठिए, ऐसे करके उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। सभी जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे एंट्री होती है शाहजहान की। शाहजहान जो कि बात करते हुए आ रहा था कॉल पे, शायद वो अभी अपने ऑफिस से आ रहा था, तो वो अपने कॉल पे बात कर रहा था। तो जो शाह फैमिली थी वो देखते हैं सभी लोग, मतलब कि शाहजहान जो एक साइड में जाके खड़े होकर कॉल पे बात कर रहे हैं, तो सभी लोग ईबू के साइड दिखते हैं। तो ईबू एकदम सबके स्टेयर्स अपने ऊपर पा करके थोड़ा डर जाता है। तो सभी लोग ईबू से कहते हैं कि ईबू जाओ अपने अल्फ़ा को बुला के लेके आओ। तो ईबू कहते हैं क्या, मैं अपने अल्फ़ा को बुला के ले आऊँ? सभी लोग कहते हैं हाँ, क्योंकि अब ईबू के लिए थोड़ी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ईबू ने कभी भी शाहजहान को सबके सामने अभी तक कुछ बुलाया नहीं था, और ईबू ने अभी तक और शाहजहान ने डिसाइड भी नहीं किया था कि फैमिली वालों के सामने ईबू शाहजहान को क्या बुलाएगा, क्योंकि शाहजहान तो बुला नहीं सकता, शाहजहान बड़ा है ईबू से, तो ऑब्वियसली ईबू शाहजहान कह के तो उसे बुला नहीं सकता, और उसे मिस्टर शाह भी नहीं कह सकता, जो कि वो हमेशा से कह रहा आ रहा था अभी तक। अगर मिस्टर शाह कहेगा तो फैमिली वालों को शक हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे हैं अगर 1 महीने से, तो फिर तो वो उसे मिस्टर शाह क्यों कह रहा है, मतलब इतना फॉर्मली क्यों एड्रेस कर रहा है। तो ईबू शाहजहान को मिस्टर शाह भी नहीं कह सकता। अब ईबू कहेगा क्या, ईबू थोड़ा सोच रहा था कि क्या कहे। ऊपर से भी शाहजहान कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ईबू बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कहीं शाहजहान उस पर चिल्ला ना दे, तो पता नहीं फैमिली वाले क्या सोचेंगे। तो ईबू जो था ना थोड़ा डरते डरते जाता है शाहजहान के पास खड़ा हो जाता है। तो अब पूरी ईबू को फ़ील हो सकता था, क्योंकि पूरी फैमिली जो है ना उसके स्टेयर्स उससे फ़ील हो सकते थे, क्योंकि ईबू फील कर सकते थे कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं अभी भी। तो ईबू अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो 2 सेकंड तक तो देखता रहता है। जब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो ईबू थोड़ा सा डर के पीछे मुड़ के देखता है कि फैमिली वाले क्या उसे अभी भी देख रहे हैं। तो मुड़ के पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि हाँ फैमिली वाले उसे अभी भी देख रहे हैं, सभी लोग, उसकी ग्रैंड माँ, मिस्टर शाओ, शाओ यानली, शाओ जाओ चैंग, शाओ फैंशिंग, हर कोई उसे देख रहा है। तो वो थोड़ा डरते डरते आगे देखता है शाहजहान की साइड, और शाहजहान को बोलता है झानगा। तो शाहजहान शॉक्ड, शाहजहान इसलिए शॉक्ड था क्योंकि शाहजहान को कोई भी झानगा नहीं कहता था, सिर्फ शाह फैंसिंग के अलावा। और ये आवाज़ सुन के तो पक्का शाह फैंसिंग की आवाज़ सुनी है, फिर कौन है जो इसे झानगा कह रहा है। तो शाहजहान जो होता है वो मुड़ के पीछे देखता है, तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे ईबू खड़ा है और वो उसे झानगा कह रहा है। तो शाहजहान पहले तो शॉक्ड होता है कि ईबू ने उसे झानगा कहाँ पर क्यों। तो वो अपनी पीछे मुड़ के मतलब ईबू के पीछे देखता है, तो वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली जो कि इधर उधर देख रही है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो शाहजहान को पता चल जाता है कि ये इन लोगों के काम है, इन लोगों ने ईबू को यहाँ पे भेजा है और ईबू ने उसे इसलिए झानगा बोल दिया। तो शाहजहान कहता है बोलो बोबो। उसने भी अपनी कोल्ड वॉइस के अलावा दूसरी वॉइस यानी जेंटल और स्वीट वॉइस में बात करने की कोशिश की। शाहजहान खुद भी शौक था कि उसकी जेंटल और स्वीट वॉइस जो है वो कैसे निकल सकती है, वो तो कभी किसी से जेंटली और स्वीटली बोलता ही नहीं है, फिर उसने ईबू से इतना स्वीटली एंड जेंटली कैसे बोल दिया। ये पूरी फैमिली शॉक, क्योंकि उन्हें पता है शाहजहान भले ही चाहे कोई भी सामने खड़ा हो पर कोल्ड वॉइस वो तो कभी हटती नहीं है, वो हमेशा कोल्ड वॉइस में ही बोलता है। वही ईबू भी शॉक कि शाहजहान ने उसे स्वीटली एंड जेंटली कैसे बोला। शाहजहान तो उसे इतना कोल्डली ही बोलता है जैसे सभी से कोल्डली बोलता है। तो ईबू भी बहुत ज़्यादा शॉक था। फिर ईबू कहता है कि आपको मॉम और सभी लोग बुला रहे हैं, तो आप चलिए और चल के वहाँ पे बैठिए। तो शाहजहान कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, तुम चलो, ऐसा कह के वो ईबू को भेज देता है, और वो कॉल पे कुछ बात करता है, फ़ोन को कट करके सभी के सामने आके बैठ जाता है। तो मिसेस शाह कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी 2 दिन बाद रखी है। शाहजहान भी थोड़ा शॉक होता है, कहते हैं 2 दिन बाद। तो जो मतलब मिसेस शाह होती हैं आती हैं हाँ। तो शाहजहान कहते हैं इतनी जल्दी क्यों। तो मिसेस शाह कहते हैं हमें जल्दी क्या है, तुम्हें इतनी जल्दी शादी कर ली हमें से किसी को बिना बताए, और अब हम तुम्हारी शादी 2 दिन बाद करवा रहे हैं, यही टाइम बिल्कुल सही है और जल्दी भी हो जाएगा। वैसे भी मैं कब से वेट कर रही हूँ कि मैं मेरी प्यारी सी ईबू को पूरी दुनिया से मिलाऊंगी तुम्हारे ओमेगा के नाम से। कितना अच्छा लगेगा कि सब लोग कितने शॉक्ड होंगे कि मेरे घर में एक इतना ब्यूटीफुल ओमेगा आएगा। वाह मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जल्दी से सभी के सामने ईबू को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो शाहजहान कहता है ठीक है मैं उस दिन अपना क्लियर रखूँगा, कोई मतलब बिजनेस कोई डील वील नहीं करूँगा। तो मिसेस शाह कहती हैं कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम उस दिन अपना पूरा क्लियर करो, बल्कि उसी दिन क्यों, उसके बाद वाले भी कुछ दिन, ताकि जिससे कि तुम और वो जो हनीमून पे जा सको।
ये चीज़ सुनते एकदम शॉक्ड। यीबू के हाथ में मतलब कि जो कुछ भी होता है ना, वो धड़ाक से नीचे गिर जाता है एकदम दम सीधे। यीबू सारी यीबू के साइड मुड़ के देखता है, शाहजहान भी देखता है। यीबू जो कि इतना ज़्यादा शौक था ना कि कहने का नहीं। यीबू का तो यीबू के साथ जब सब लोग देख रहे होते हैं तो मिसेस शाह कहती है, यीबू क्या हुआ बच्चा, तुम्हारे हाथ से कैसे गिर गया? यीबू कहते हैं, पता नहीं मॉम कैसे गिर गया, मुझे भी नहीं पता कैसे गिर गया। वो कह रहा होता है तो कहती है क्या हुआ, तुम शाय फील कर रहे हो हनीमून का नाम सुन के? तो यीबू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा था कि हनीमून पे जाने की क्या क्या ज़रूरत है, मैं आप लोग के साथ रहूँगा ना, आप लोग के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करूँगा। और जानका को भी तो कितना सारा काम होता है, उन्हें कितनी सारी डील्स हैंडल करनी होती हैं। तो हम हनीमून पे कैसे जा सकते हैं, हम अभी हनीमून पे नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, ऐसा यीबू कहता है। तो मिसेस शाह को इतनी हंसी आ रही थी यीबू की बातें सुनकर, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वहाँ पे मिसेस शाह हो गया, पूरी फैमिली को सभी को बहुत हंसी आ रही थी यीबू की हालत देख के। सब लोग स्माइल कर रहे थे। कह रहा अच्छा तो तुम्हें हनीमून पे नहीं जाना? वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे आप लोग के साथ रहना है, मुझे ग्रैंड माँ के साथ रहना है। तो सारे हंस जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी जब मर्जी हो तब तुम लोग चले जाना हनीमून पे, कोई इतनी जल्दी नहीं है। शाहजहान भी कहता है शाहजहान भी कहता है हाँ मेरी बहुत सारी अभी डील्स हैं, मुझे वो भी क्रैक करनी है, उसके बाद देखूँगा अगर कभी हनीमून पे जाना हुआ। तो मिशिया कहती है ठीक है। तो वो बात कहीं पे डिसाइड हो जाती है कि 2 दिन बाद उन लोगों की शादी है, तो शाहजहान को भी अपना डे क्लियर रखना होगा उस दिन। और यीबू जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, सच में उसका जो चिक्स होते हैं वो ब्लश कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो गया होता है। तो मिसेस शाह कहते हैं अच्छा अब सभी लोग आराम करने जाओ, मैं डिनर की तैयारी करवाती हूँ, जब डिनर का टाइम हो जाएगा आप सभी को बुला लूँगी। ऐसे कह के वो एक सर्वेंट को कहते हैं कि जो मिसेस लैन यानी ग्रैंड माँ है उनको कोई उनके गेस्ट रूम में छोड़ के आ जाए। तो एक सर्वेंट ग्रैंड माँ को लेकर के चला जाता है। वहीं फैंशिंग जो था वो यीबू का हाथ पकड़ के जा रहा होता है। तो शाहजहान कहते हैं कहाँ जा रहे हो? फेंचिंग। तो फेंचिंग कहते हैं मैं तो यीबू को पोपो को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। शाहजहान कहते हैं बस करो, यीबू थक गया होगा, अभी से रेस्ट करने दो, तुम बाद में से बात कर लेना। तो शाह फेंचिंग कहते हैं क्या गगा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करते हो, नहीं कॉल पे बात करते रहते हो, अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे करने नहीं देते हो। ऐसे करके मुँह बना के वहाँ से चला जाता है। तो शाहजहान कहते हैं इसका कुछ नहीं होता। तो वो यीबू की तरफ देख के कहता है चलो तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। ऐसे करके वो यीबू को अपने साथ ले जाता है रूम में। वो लोग जब रूम में पहुँचते हैं तो शाहजहान जो कि रूम में पहले एंटर होता है वह मतलब लानी पे होता है, वो बाद में एंटर करता है। तो जैसे ही वो रूम में एंटर करता है शाहजहान रूम को लॉक मतलब गेट जो था गेट बंद करता है। तो उसे फील होता है शाहजहान जस्ट उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। शाहजहान जैसे ही वो मुड़ता है ना, वो ईबू को ऊपर पिन कर देता है, हैंड्स को उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और उससे कहता है कि तो तुम क्या कह रहे थे, तुम्हें हनीमून पे जाना है, तुम्हें हनीमून पे अभी नहीं जाना? तो वो एकदम थोड़ा शायद तो वो पहले से ही था, वो ब्लश पहले से ही कर रहा होता है। शाहजहान को अपने इतना क्लोज पा कर वो थोड़ा डर जाता है और थोड़ा शाय फील कर रहा होता है, थोड़ा एम्बेरस था। तो यीबू कहता है वो शाहजहान कहता है हाँ बोलो तुम क्या? तो यीबू कहता है कि मैं तो शाहजहान कहता है हाँ बोलो तुम क्या? यीबू कहता है ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, वो मॉम जो थी वो बोल रही थी ऐसा। तो शाहजहान को पता नहीं क्यों उसे हंसी आ रही थी यीबू कैसी हालत देख के। तो शाहजहान देखता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ रेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। तो शाहजहान नीबू को छोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारे कॉलेज के बारे में। तो यीबू कहता है क्या क्या बात करनी थी आपको कॉलेज के बारे में? तो शाहजहान कहता है मैंने तुम्हारा एडमिशन शाओ फेंचिंग के ही कॉलेज में करवा दिया है, तुम उसी के साथ जाना और तुम दोनों सेम क्लास में हो। तो यीबू कहता है ठीक है। शाहजहान कहते हैं ये लो इन कुछ डॉक्यूमेंट्स पे तुम साइन कर दो, जो मतलब कि कॉलेज में जो तुम्हारे मतलब एडमिशन में जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लग जाएंगे। तो यीबू कहता है ठीक है। ऐसे करके यीबू जो था वो उन पर साइन कर देता है। यीबू कहता है पर मैं एक चीज़ चाहता हूँ। तो शाहजहान कहता है क्या? यीबू कहता है कि मैं आपका एज हस्बैंड मतलब आपका एज ओमेगा नहीं जाना चाहता उस कॉलेज में, मैं अपना लान सर नेम लेके जाना चाहता हूँ। तो शाहजहान कहता है आर यू श्योर? तो यीबू कहता है तो शाहजहान कहता है ठीक है, मैं नाम का वो सब कुछ देख लूँगा और वहाँ पे किसी को पता नहीं चलने दूँगा कि तुम मेरे हो। तो यीबू कहता है तो फिर शाहजहान जो था वो यीबू को उस डॉक्यूमेंट्स देता है और यीबू जो होता है उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। शाहजहान कहता है कि मैंने कल के लिए तुम्हारी ग्रैंड माँ के लिए एक मतलब फ़ॉरेन से डॉक्टर बुलाया है इस हॉस्पिटल में, एक्सपायर हॉस्पिटल में, तो तुम मतलब ग्रैंड माँ को लेकर के मेरे साथ वहाँ चलना। तो यीबू ये सुनते थोड़ा डर जाता है, पहले तो हल्का सा यीबू के चेहरे पे किसी बात का डर दिख रहा था, पर किस बात का डर था ये किसी को नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता। तो शाहजहान देखता है कहता है तो तुम मेरे साथ अपनी ग्रैंड माँ को लेके चलना। तो ये भी कहता है आप टेंशन मत लो, मतलब वरीड मत हो, मैं ग्रैंड माँ को खुद ले जाऊँगा अपने साथ। तो शाहजहान कहता है क्या तुम ग्रैंड माँ को खुद क्यों ले जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
तो ये भी कहते हैं नहीं, आपको काम होता है, आप अपनी मीटिंग्स वगैरह मतलब ज्वाइन करना, मैं ले जाऊँगा ग्रैंड माँ को। तो शाहजहान कहता है ठीक है, मैं ड्राइवर को भेज दूँगा, वो तुम्हें ग्रैंड माँ के साथ वहाँ पे हॉस्पिटल में छोड़ देगा, तुम जाके सीधा डॉक्टर से मिल लेना, बाद बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। तो ये भी कहता है हाँ ठीक है, ग्रैंड माँ को मैं ले जाऊँगा, आप अपने काम से चले जाना। तो शाहजहान कहता है ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। तो ये भी कहता है ठीक है। फिर शाहजहान जो कहता है ठीक है, अब तुम रेस्ट कर लो थोड़ी देर, मैं तब तक अपना मतलब काम देख लेता हूँ, मतलब ऑफिस का काम देख लेता हूँ। ऐसे करके शाहजहान होता है वो ऑफिस का काम देखने बैठ जाता है एक साइड अपने मतलब काउच पे लैपटॉप ले करके। ऐसे करके 2 दिन निकल जाते हैं। मतलब जो दूसरा दिन होता है उस दिन शाम को सभी लोग मतलब मेंशन में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। शाओ ज़ाओचिंग जो कि थोड़ा ग्रम्पी टाइप पर्सन है, वो थोड़ा चिल्ला करके लोगों से मतलब बात कर रहा था कि मैंने तुमसे ये करने के लिए कहा था, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, वहाँ पे वैसा होना चाहिए था। देखो चिल्ला रहा था, मतलब वो थोड़ा रूडली और कोल्डली बात कर रहा था, पर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है। वही मिसेस शाओ, वो भी बहुत ज़्यादा वरीड थी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एनिशियस थी कि अभी तक ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ, ये सारे काम कर रहा है। वहीं शाओयान ने जो कि बहुत जेंटली एंड स्वीटली सभी से काम करने के लिए कही थी कि मैंने आपसे ये करने के लिए कहा था, आपने यहाँ पे अभी तक ये क्यों नहीं करवाया, यहाँ पे ऐसा करवा दीजिए, क्या ये दिक्कत हो गई, ठीक है इसको ऐसे ऐसे करवा के यहाँ पे ऐसे सही करवा दीजिए। ऐसे करके शाओयान ने बात करी थी। वहीं शाओ फैनजिन जो कि सभी के साथ मस्ती कर रहा था, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, बस मस्ती मस्ती एंड सो ऑन। ये तो ये जो होता है ना, वो देखता है कि सभी लोग कैसे लगे हुए हैं, सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वहीं जो शॉ फेंगमियन होते हैं वो गेस्ट की लिस्ट वगैरह देख रहे होते हैं, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या होगा, मतलब ये सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। तो ये भी जो था वो सभी को देख रहा था, ग्रैंड माँ भी सभी को देख रही होती है कि कैसे सभी लोग मतलब शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे शाहजहाँ आता है, जब वो देखते हैं कि पूरी फैमिली कैसे मतलब काम में कर लगी पड़ी है, कैसे मतलब शादी की तैयारी में लगी पड़ी है, तो शाहजहाँ कहते हैं बस बस सारी तैयारी हो चुकी है, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कल शादी है। तो मतलब मैडम ये होती हैं, वो कहती हैं कैसे कर ले, मतलब आराम, इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम कह रहे हो हम आराम कर लें, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आराम तो अब शादी के बाद करेंगे, तो तब तक के लिए जल्दी से सारी तैयारी करवानी होगी। तो शाहजहान कहते हैं ठीक है तैयारी आप लोग बाद में करवा लीजिएगा, अभी डिनर का टाइम होगा, सभी लोग डिनर करने चलिए। ऐसे कह करके शाहजहान डाइनिंग रूम में चले जाते हैं और सभी लोग भी डाइनिंग रूम में आ जाते हैं डिनर करने के लिए। तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि मेरे पास मिस्टर वांग का कॉल आया था। तो सभी लोग शॉक, क्योंकि मिस्टर वांग से बहुत सालों से पहले से बात करना ही बंद हो गई थी। जब से मिस्टर वांग ने ये वर्ल्ड माफिया वर्ल्ड छोड़ा था, तब से उनका और शाओस का, तो वांग्स का और शाओस का जैसे कॉन्टेक्ट टूट ही गया था। तो तब से कभी वांग्स में और शाओस में बात नहीं हुई थी। तो मिसेस शाओ जो होती हैं और शाहजहान जो होते हैं, उसमें सभी लोग जो थे थोड़े शॉक्ड होते हैं। पर शाओ चाची उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसको माफिया वर्ल्ड से इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं होता, तो उसे पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। शाओ फैनजिंग वो तो बस अपने मस्ती में लगा हुआ था, यीबू और ग्रैंड माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो शाओजन कहते हैं मतलब शाओयान कहती है हाँ, पर उनसे तो हमारा कॉन्टैक्ट बहुत पहले ही टूट चुका था, वो उनका और हमारी फैमिली का तो कुछ लेना देना नहीं, काफ़ी सालों से बात नहीं हुई, एक अचानक से कॉल। तो मिसेस शाओ कहती है हाँ सब कुछ ठीक तो है ना। तो मिस्टर शाओ कहता है मुझे भी नहीं पता, वो कुछ कह रही थी कि उन्हें कुछ बात करनी है, तो मैंने उन्हें वैसे भी वेडिंग में इन्वाइट किया, तो मैंने कहा आपको जो भी बात करनी हो उसके बाद हम रिसेप्शन के बाद जब सभी लोग घर पे होंगे तब एक साथ बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें मतलब शादी के बाद डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है हम देखते हैं। तो शाहजहान कहते हैं कि आपको कोई आइडिया है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो मिस्टर शाह होते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ खास मतलब उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है कि वो किस लिए आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो मिसेस शाह कहती हैं चलो कोई बात नहीं, जो भी बात होगी वो आएंगे तब पता चल जाएगी, अभी तो हमारे पास बहुत सारा काम है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, शादी का बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, अभी गेस्ट को भी बुलाना है, बहुत सारे काम है, सभी लोग पहले उस पर ध्यान दो। ऐसा क्या करिए, वो भी सोच रही होती हैं कि मिस्टर एंड मिसेस वांग यहाँ पे आना चाहते हैं अपने बेटे के साथ, ऐसी क्या बात होगी। ऐसे करते हुए सारी तैयारी सभी के सभी डिनर के बाद तैयारियों में लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सभी लोग मतलब रात को रेस्ट करने चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, तो हर कोई ब्यूटीफुल दिखना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं दिखना चाहता, क्योंकि मतलब किसी के आइस के नीचे डार्क सर्कल हो, ज़ॉम्बी जैसा कोई नहीं दिखना चाहता था। तो सभी लोग अपनी प्रॉपर नींद के लिए स्लीप के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब उठते हैं तब भी मतलब मैंशन में जो था बहुत सारा काम चल रहा था, ये वो जो शोर सुनता है वो शौक था कि इतना ज़्यादा काम चल रहा था यहाँ पे। सच में ये बुक इस मतलब शादी के लिए इतनी सारी तैयारी चल रही थी ना, ये वो शौक था। ये वो सोचा कि 1 ईयर बाद जब इन सबको पता चलेगा कि सिर्फ 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, तो सभी पे क्या सभी को कैसा लगेगा। इनको थोड़ा सैड होता है, मतलब मिसेस शाओ के लिए, मिस्टर शाओ के लिए, शाओ यानली के लिए, शाओ फैंसिंग के लिए, शाओ जाओचिंग वो ज़्यादा नहीं बोलता, पर वो भी बुक अच्छा लगा था। ये बुक को समझ में नहीं आता सबको क्या होगा, मतलब सब लोग क्या सोचेंगे बुक के बारे में, क्या ये बुक पे सब गुस्सा होंगे।
वो फिर ट्राई करते हैं, कहते हैं वो 1 साल के बाद की बात है, तब देखते हैं तब क्या होगा, अभी मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। सभी लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, सभी लोग मुझे इतना केयर दे रहे हैं, मुझे अभी उसके साथ खुश रहना चाहिए, ऐसा ही वो सोचता है। जो शाओ यानली और मिसेस शाओ होती हैं वो ईवो के पास आती है उसे रेडी करवाने के लिए। वहीं शाओ झान जिसको मिस्टर शाओ अपने साथ ले गए होते हैं रेडी करवाने के लिए। तो दोनों की दोनों शाओ या मतलब शाओ झान और लान ईवो जो है दोनों अलग अलग रूम में तैयार हो रहे होते हैं। तो ईवो जो होता है मतलब उसे मिसेस शाओ और शाओ यानली तैयार कर रहे होते हैं, और शाओ झान को जो मिस्टर शाओ और फैंचिंग और शाओ जाओचिंग तैयार करवा रहे होते हैं। शाओ झान कहते हैं मैं खुद रेडी हो सकता हूँ, आप लोग चाहिए, ऐसे करके वो सभी को बाहर भेज देता है, वो खुद रेडी होने लगता है, मतलब अपने बात लेता है, क्लोथ्स वगैरह पहनना शुरू कर देता है, तैयार होना शुरू कर देता है। वहीं ईबू जिससे शाओ यानली बहुत प्यार से उसका मेकअप कर रहे होते हैं, मिसेस शाओ उसका मेकअप कर रहे होते हैं, उसे तैयार कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से। ये एक ट्रेडिशनल वेडिंग होने वाली थी, तो उन दोनों ने हांगफू पहने थे। शाओ जानते हो कि हांगफू को पहनते थोड़ा इरिटेट हो जाता है, उससे लोग नॉर्मल कुछ नहीं कर सकते क्या, हर चीज़ में कुछ अच्छा करने की लोग कोशिश करें, ये सब कुछ बिगाड़ के देते हैं। ये ट्रेडिशनल कपड़े कैसे अजीब से लग रहे हैं मुझे, वो सब कुछ सोच रहा होता है। उससे सच में यार उसको मतलब ये ट्रेडिशनल हांगफू वांगफू उसे कुछ पसंद नहीं था, उसे फिर भी पहनना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। शाहजहां शाय करता है और उनको पहनता है, वो दिखता है कि कितना अजीब सा लग रहा है उसे वो, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम अब जब एक मॉडर्न एरा में रह रहे हो और तुमसे कोई मतलब ओल्ड टाइम का कुछ पहनने के लिए कहेगा तो ऑब्वियसली यार कोई नहीं पहनता, तो शाहजहान बेचारा उसे पहनना पड़ रहा था। वहीं ईबू जिसे ये ट्रेडिशनल कपड़े सच में बहुत क्यूट लग रहे थे, ईबू का तो जैसे ड्रीम था ट्रेडिशनल कपड़े पहन के शादी करना। तो वो लोग ईबू को देखते हैं, मिसेस शाओ और शाओयान कहते कहते मैं अच्छा लग रहा है, ईबू कहता है हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके ईबू देख रहा होता है खुद को, ऐसे घूम घूम के देख रहा होता है कैसे उसका हांगफू जो है वो लहरा रहा है, कैसे फैला हुआ सा है उसका हांगफू। ईबू को बहुत खुशी हो रही थी वो हांगफू देख कर, हांगफू इतना क्यूट था रेड कलर में, इतनी प्यारी प्यारी इस पर डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, ईबू को बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो कहते बच्चे बहुत प्यारा है, स्माइल करते कभी इधर घूम के देखता है कभी उधर घूम के देखता है। मिसेस शाओ और शाओयान को देख करके बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है ईबू को देख करके। तो जो मतलब कि मैडम यू होती हैं वो कहती हैं तुम्हें सच में अच्छा लगा, ये मैंने पसंद किया, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो वो कहते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिसेस शाओ हंसते हुए कहती है पर शाहजहान को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो कहते हैं क्यों, तो मिसेस शाओ कहती हैं कि शाहजहान कुछ भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो कहता है ओ अच्छा, तो वो कहती है तुम्हें नहीं पता, ये वो उनका नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, वो ऐसे थोड़ा मतलब अटकते हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कैसे बताइए हम मिले अभी 2 दिन पहले ही है। वही शाहजहान जब रेडी हो जाते हैं तो उसे वो लोग एसएल पे मतलब जहाँ पे स्टेज होता है वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे शादी होने वाली थी। उसके फादर उसका ब्रदर वो सब उसे उस स्टेज पे लेके चले जाते हैं, वहाँ पे एक प्रीस्ट भी खड़े हुए थे। और वहीं ईबू के रूम में जहाँ पे ईबू रेड हो रहा था वहाँ पे ग्रैंड माँ आती हैं, जब वो ईबू को हांगफू में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो ईबू के गालों को पकड़ते हुए कहती हैं, गालों को सहलाते हुए कहती हैं मेरा बोबो इतना बड़ा हो गया, आज उसकी शादी होने जा रही है, ये वो अगर आज तुम्हारे ग्रैंडपा होते तो उन देख कर कितना खुश होते हैं, ऐसा कह करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ये वो जब वो ये सुनता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, कहते हैं ग्रैंड माँ आप मुझे रुला रहे हो क्या, मेरा पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, आप मुझे मत रुलाओ, ऐसा करके वो बोल रहा था। आप इतने इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो, ग्रैंड पे जहाँ पे भी होंगे आज वो खुश होंगे। तो ग्रैंड माँ कहती है हाँ आज वो जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, वो तुम्हें देख करके बहुत खुश हो रहे होंगे। ईबू कहते हैं हाँ ग्रैंड माँ, ऐसे कह करके ईबू ग्रैंड माँ को हक कर लेता है और ईबू की आंखों से 2-4 बूंद आंसू निकल जाते हैं। तो मिसेस शाह और शायाली उनकी आंखों में भी थोड़े आंसू आ जाते हैं क्योंकि सच में एक इमोशनल सीन था जहाँ पे ओमेगा जो हमेशा अपनी फैमिली के साथ जहाँ बड़ा हुआ होता है उसे छोड़ करके अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे के साथ रहने जाना पड़ता है, अपने अल्फ़ा के साथ रहना जाना पड़ता है। जैसे कि रियल वर्ल्ड में हर लड़की जो अपने पेरेंट्स के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ बड़ी हुई होती है उसे शादी करके अपने हस्बैंड के घर जाना पड़ता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो किसी को नहीं जानती सॉरी, उसे वहाँ जाके रहना पड़ता है। वैसे ही सभी लोग को देख करके थोड़े आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो मिसेस शाह जो होती हैं और वो आती हैं और कहती है बस बस आप दोनों रोना बंद करिए, आप कहीं पे भी नहीं जानी है ग्रैंड माँ, आप हमारे साथ इसी मेंशन में रहेंगी। तो ग्रैंड माँ हंस जाती हैं और कहती हैं फिर ईबू को वो सहलाती हैं, कहती हैं अच्छा ईबू तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पे डोर पे एक नॉक होता है, तो वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे शाहजहाँ होते हैं जो कि अंदर आता है, वो कहता है कि चलो ब्राइड को मतलब ले जाने का टाइम आ चुका है, मतलब ईबू को ले जाने का टाइम आ चुका है, स्टेज पे प्रीस्ट बुला रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, ऐसे कह कर ईबू का जो मतलब रोने की वजह से थोड़ा मेकअप ख़राब हुआ था वो लोग उसे सेट करते हैं और ईबू को लेके चले जाते हैं स्टेज पे, मतलब जहाँ पे वेडिंग होने वाली थी वहाँ पे लेके जाते हैं बैकयार्ड में। तो वहाँ पे फिर जो थे वो लोग शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं, वो करते हैं अर्थ को, हेवन को, अपनी फैमिलीज़ को, फिर एक दूसरे को जो भी मतलब बोल्स करने होते हैं वो सब लोग करते हैं।
उसके बाद फिर इन लोग की शादी हो जाती है। तो फिर उसके बाद फिर इन लोग के रूम में भेजा जाता है, क्योंकि 1-2 घंटे बाद जो था रिसेप्शन था। मतलब शादी जो हुई थी उस टाइम पे बस फैमिली और फैमिली रिलेटिव से सभी ने मतलब कि सोचा था कि जो मतलब गेस्ट वगैरह को बुलाया जाएगा, बिजनेस पार्टनर्स वगैरह, मीडिया, उन सबको रिसेप्शन पे बुलाया जाएगा। अभी बस एक नॉर्मल सी वेडिंग होगी जिसमें बस फैमिली और फैमिली रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स होंगे। तो ऐसे शादी हो जाती है। फिर 1-2 घंटे बाद इन लोगों को थोड़े मॉडर्न टाइप के कपड़े, जैसे कोट पैंट, मतलब सूट वगैरह दिया जाता है पहन के आने के लिए, क्योंकि अब जो था रिसेप्शन था। तो ये वो जो था वो तैयार वैयार होता है, उससे शादी